नमस्कार। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है और उस एडवाइजरी में ये साफ तौर पे राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि जिस राज्य में जितने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनकी पहचान की जाए और उन्हें निकाल बाहर करने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है ये बताएं। झारखंड के खास संथाल परगना खास तौर पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ रहा है। कई बार इस तरह के मुद्दे सामने आते रहे हैं कि वहाँ डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और इस पर अगर सबसे बढ़िया स्टडी किसी नेता, ब्यूरोक्रेट्स या विधायक किसी की कह सके तो वो हैं राजमहल से भाजपा के विधायक अनंत ओझा जी। और अनंत ओझा जी हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आपका समाचार प्लस में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अनंत जी, जो मैं पढ़ रहा था उसके अनुसार एक मुझे मिला 1991 का डाटा, उसमें 3 लाख अवैध बांग्लादेशियों की बात कही गई थी झारखंड के संथाल परगना में। दूसरा डाटा मुझे मिला 2011 का, जिसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ पाकुड़ जिले में 11 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। आपका आकलन क्या कहता है, चूँकि आप उस क्षेत्र में घूमते भी हैं, आपने स्टडी भी की है, स्थिति कितनी भयावह है? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ कि यह जो मुद्दा है, यह जो विषय है, यह इसको राजनीतिक चश्मे से देखने के कारण ही इस प्रकार का वातावरण पैदा हुआ है। और इसका घुसपैठ का असर वैसे तो असम के अंदर 1980 के दशक में, आपको ध्यान में होगा कि असम में 1980 के दशक में उसमें तत्कालीन जो संगठन था आसू और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये दोनों संगठनों ने मिलकर के 80 के दशक में वहाँ आंदोलन खड़ा किया और बांग्लादेश से अनुप्रवेश को लेकर के 1984 तक आते आते एक बड़ा आंदोलन वहाँ असम के अंदर खड़ा हुआ विद्यार्थी परिषद के बलबूते पर। और उसके बाद से वह केवल असम, न केवल असम में, उस समय की जो राज्य सरकारें थी, उस समय जो केंद्र की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यह आंदोलन इतने बड़े विशाल स्वरूप में तैयार हुआ कि उन्हें IMDT एक्ट लागू करना पड़ा। यह केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं लागू की थी, कांग्रेस की सरकार नहीं लाई थी, लेकिन वह जो एक्ट लागू किया वह केवल और केवल वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति को भेंट चढ़ गया। उसी क्रम में होते होते 1990 के दशक में तत्कालीन बिहार, एकीकृत जो बिहार था, यानी बिहार के जो सीमावर्ती जिले थे, पश्चिम बंगाल के जो उत्तर बंगाल का जो मुख्य रूप से हिस्सा था, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदह जिला, मुर्शिदाबाद जिला, होते हुए झारखंड का, आज का जो झारखंड हमारा है, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, ऐसे जो देवघर का विशेष करके मधुपुर, गिरिडीह, इस प्रकार के जो ज़िले थे, यह धीरे धीरे घुसपैठियों का एक शरणस्थली बन गया। और एक नियोजित तरीके से यह जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले जो लोग थे, उनके द्वारा छद्म सेकुलरवाद के नाम पर नियोजित तरीके से इनका मतदाता सूची में नाम चढ़वाना, मतदाता सूची में नाम चढ़वाने के साथ साथ उन्हें भारत की नागरिकता संबंधित जो जो प्रमाण पत्र चाहिए वो 90 के दशक से प्रारंभ हुआ। हम लोगों ने उस समय विद्यार्थी परिषद के नाम से एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और 1994 आते आते भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश पर उस समय साहेबगंज जिला के DC, जो एकीकृत जिला था, पाकुड़ जिला, साहेबगंज जिला, उन्होंने श्री सुभाष शर्मा ने 17,054 बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से डिलीट किया था। 1994 की बात कर रहे हैं? 1994 की बात कर रहे हैं। और उन्होंने डिलीट तो किया, लेकिन जो डिपोर्ट करने की मांग हमारी थी कि उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए, क्योंकि उस क्षेत्र का जो भूगोल है, खास करके बांग्लादेश का जो सीमावर्ती इलाका है, जो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर, मालदह, मुर्शिदाबाद के सीमा से मिलता है, वो सीधे सीधे जल के रास्ते से या इस प्रकार से बहुत वहाँ का जो जनसंख्यिकी 20-25 किलोमीटर दूर है, बांग्लादेश दूर भी है और जनसंख्यिकी अनुकूलता उनके पास है। जो उस क्षेत्र का जो भूगोल है, भूगोल भी उनके अनुकूल था। उस पश्चिम बंगाल के अंदर मालदह जिला का जो कलियाचक है, जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना हुआ है, वह केंद्र इसमें बड़ी भूमिका निभाया था। और स्थानीय जो वोट बैंक की राजनीति के लिए छद्म सेकुलरवादी राजनीतिक दल थे, उन्होंने घुसपैठियों को संरक्षण दिया और उसी संरक्षण के तत्कालीन सरकार ने, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश पर, उस समय के जो DC हुआ करते थे सुभाष शर्मा जी, उन्होंने 17,054 बांग्लादेशियों का केवल मतदाता सूची से नाम काटा, जो हम लोगों ने आपत्ति दिया था। और बाद में उनको डिपोर्ट करने का बात नहीं हुआ, वो मतदाता सूची से नाम यहाँ काटा और देश के अन्य हिस्सों में
इसी रास्ते से उनका प्रवेश हो। और जो समस्या आ रही है सरकार के सामने भी, चाहे किसी भी राज्य सरकार हो केंद्र सरकार, जैसे ही हम अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं तो लोग सीधे इसे मुसलमान से जोड़ देते हैं, जो कि एक स्थानीय मुसलमान जो है वो भी परेशान है, क्योंकि कई लोग वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, उनकी ज़मीनों पर भी कब्जे की खबरें आई है। और मैं एक बता रहा, एक माजिद शेख हैं साहिबगंज जिले के, उन्होंने तो खुद जाके शिकायत की कि भाई मेरे परिवार के नाम पे करीब 55 लोगों ने आधार कार्ड बना रखा है जिनको मैं जानता ही नहीं। ये केवल एक घटना माजिद शेख के नाम से आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इसको उद्घाटित किया, लेकिन इस प्रकार के दर्जनों घटनाएं उस क्षेत्र में हो रही है। और आज तो स्थिति ये है कि आपको ध्यान में होगा कि विधानसभा के पटल पर जब जनप्रतिनिधि बनने के समय यहाँ आए तो विधानसभा में दर्जनों बार हमने इस मुद्दे को उठाया, और तत्कालीन उस समय रघुवर दास जी की सरकार ने भी भारत सरकार को जनसंख्या विभाग को भेजने का काम किया, एनआरसी अपडेशन का मांग। 2018 में। और हमने ये मैं ये बात कहता हूँ कि यह केवल राजनीतिक चश्मे से न देखें, यह हमारे उस क्षेत्र विशेष के लोगों के जीने मरने की बात है। यह कोई सांप्रदायिक वातावरण पैदा करने का नहीं है। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के 2005 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले हम लोगों ने साहिबगंज में एक बड़ा रैली किया था। उस समय 25,000 युवा इकट्ठा हुए थे और उस 25,000 में से 6,000 मुस्लिम युवा थे। आपको ध्यान में होगा कि रांची में पिछले दिनों एक बड़ी घटना घटी थी, एक ज़मीन को लेकर के हत्या तक हुई थी। उस घटना में भी बांग्लादेशी घुसपैठी की बात आई थी। तो अब ये बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या यह केवल हिंदू मुसलमान ऐसा करने के लिए नहीं है। यहाँ के झारखंड के रहने वाले जो भी झारखंडी है उन सबके अस्तित्व का सवाल है। क्योंकि हमारे रोजगार का विषय हो, हमारे जो हमारा ज़मीन है, ज़मीन हड़पा जा रहा है, हमारे ट्राइबल समाज का विशेष करके उनकी बेटियों के साथ शादी करके और उनका जल जंगल ज़मीन तीनों का अस्तित्व पर संकट। इसी पे मैं आ रहा था कि जब यहाँ हम आमतौर पे बातचीत करते हैं तो वो ऐसा लगता है या फिर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि आदिवासी मुसलमान एक साथ है और बाकी तो, लेकिन जब अंदर आप जाके परेशानियाँ देखेंगे तो खास करके आदिवासी बच्चियों कि ये परेशानी बहुत बड़ी है। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम में कहा भी था कि एक मुसलमान है, उसकी पहली पत्नी मुस्लिम है, लेकिन 2-3 आदिवासी युवतियों को उसने अपनी पत्नी बना के रखा है, जो कि वो बियरर चेक का नाम देते हैं कि ये कमा के लाएगी या मेरा परिवार चलाएगी। तो ये वहाँ सबसे ज़्यादा असर हो रहा है, खास करके अगर ट्राइबल सोसाइटी को देखें तब। नहीं, आप विशेष करके साहिबगंज जिला, पाकुड़ जिला का सर्वे करा लीजिए। मैंने तो सदन के अंदर सरकार से मांग किया था और इसलिए इस बात को हमें प्रारंभ से ही हम मांग कर रहे हैं कि 1951 की जनगणना और 1952 की मतदाता सूची को आधार बना करके इन घुसपैठियों को चिन्हित करे सरकार। क्योंकि आप जल जंगल ज़मीन की बात कर रहे हैं, आज जो दल यूपीए के लोग सत्ता में काबिज है और सत्ता में काबिज होने के बाद जब आप देखे होंगे कि सदन के अंदर जब ये बात करते हैं, इन अवैध प्रवासियों का, अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने की बात करते हैं, तो कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनको मिर्ची लगती है। इसका मतलब है कि राज्य की जनता इस बात को भलीभांति देख रही है कि इन घुसपैठियों का संरक्षक कौन लोग है जो वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण को पोषित करने के लिए इन घुसपैठियों को सहारा दे रहे हैं। आप संथाल के, खास करके पाकुड़ जिला, साहिबगंज जिला का आप सर्वे करा लीजिए, सरकार सर्वे करा ले, कितने जनजाति समाज की बेटियों का उनका ज़मीन हड़पा गया, कितने लोगों का उनका पहाड़ जंगल हड़पा गया और मालिक बन करके वो बैठ रहे हैं। जमाई टोला, गांव के अंदर जमाई टोला बस गया है और कमोबेश यही स्थिति लोहरदगा जिला के अंदर भी हो गया, रांची ग्रामीण क्षेत्र में हो गया है। इसलिए इसको बड़े मन से शासन सत्ता में अगर माननीय केंद्र के माननीय गृह मंत्री जी ने इस प्रकार का एडवाइजरी अगर दिया है, राज्यों को निर्देश दिया है, तो राज्य सरकार भी, झारखंड की सरकार से भी हमारा आग्रह है कि इसको वोट बैंक के चश्मे से न देखें और 1951 की जनगणना और 1952 की मतदाता सूची को आधार बना करके एक बार इनको चिन्हित करने का काम करें। चूँकि यह न केवल यहाँ के जो संसाधन है, जो संसाधन राज्य सरकार का संसाधन, केंद्र सरकार का संसाधन, जो यहाँ के लोगों के हितों के लिए खर्च होना है, उन पर सबसे पहला कब्जा ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कर रहे हैं। हर प्रकार के क्षेत्र में ये कब्जा कर रहे हैं। अब तो यूपीए शासन आने के बाद आपको आश्चर्य होगा, मैंने सदन के अंदर भी इस मामले को उठाया था, बड़ी संख्या में सरकारी ज़मीन कब्जा हो रहा है और सरकार मौन बनी हुई है। तो इसलिए इसको, यह एक दल विशेष का या पार्टी विशेष का
के सोच से नहीं हो सकता है। यह राज्य के जो अस्मिता है, यहाँ के लोगों की जो अस्मिता है, उसकी ये लड़ाई भविष्य में बनने जा रही है। एक और है कि ज़मीनें तो कब्जा कर ही रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम है। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश है, उसका एक संगठन, एक नेटवर्क खड़ा हो गया है। धनबाद से एक उग्रवादी पकड़ा भी गया था। फिर अभी हाल के दिनों में पीएफआई का नाम आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये उन इलाकों में पीएफआई ज़्यादा सक्रिय है जहाँ पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज़्यादा हैं। हमने देखा कि पहले तो ये आतंकवाद पे बात कर लूँ, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो गौ तस्करी यहाँ से हो रही है, कई दूसरी तरह के सामान जा रहे हैं और बदले में हमारे पास क्या आ रहा है? सप्लाई। तो उग्रवादी, चरमपंथी। नहीं, ये केवल सप्लाई नहीं, आपने ये घटना धनबाद के बताया, इसके पहले भी आपको ध्यान में होगा कि पूर्व में पश्चिम बंगाल के अंदर बर्धमान बम विस्फोट हुआ था और उसका जो आतंकी है वह आतंकी साहिबगंज जिले से पकड़ा गया था। वो स्थानीय परिवेश के साथ मिल करके और इस प्रकार का रहता था। तो चूँकि पश्चिम बंगाल उसके सीमावर्ती साहिबगंज जिला पड़ता है, पाकुड़ जिला पड़ता है, गोड्डा जिला पड़ता है, तो इसका लाभ उठाते हुए, जनसांख्यिकीय असंतुलन का लाभ उठाते हुए इस प्रकार के भिन्न भिन्न राष्ट्र विरोधी गतिविधियां इन क्षेत्रों में चल रही है। चाहे वो पीएफआई के नाम पर हो, आपको ध्यान में होगा कि पिछले सत्र में मैंने पीएफआई का मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर के कई प्रकार की धमकियाँ, कई प्रकार की चीज़ें भी आई। लेकिन सवाल इस देश का है, इस देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों करने वालों का यहाँ कोई जगह नहीं है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि धर्मशाला में ला करके बसाते जाओ, जनसंख्या बढ़ाते जाओ और फिर देश विरोधी गतिविधियों का अंजाम दो। और इसीलिए यह इस प्रकार के क्षेत्र में जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलती है, उन गतिविधियों को भी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को मिलकर के ऐसे तत्वों का मनोबल तोड़ना होगा। एक और समस्या जो आ रही है, हमने दिखाया था कि गिरिडीह में एक जमुआ जिला है जहाँ पे हिंदू पलायन कर रहे हैं। दुकान और मकान पे अपना पोस्टर भी लाया कि ज़मीन बिकाऊ है, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोग थे जो इनकी बहू बेटियों को परेशान करते थे। एक और मुद्दा आया था कि स्कूलों का नाम उर्दू में बदलना। तो क्या आप इन सबको उससे जोड़ के देख रहे हैं कि जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, एक अपना दबदबा या यूँ कहें कि शरीयत लॉ ये लागू करने की भी एक पहल है? और ख़ास करके अगर बिहार में मिशन 2047 वगैरह की बात चल रही है जो पीएफआई के हवाले से चल रही है, तो पीएफआई तो यहाँ भी है। नहीं, पीएफआई ही केवल संगठन नहीं है। जब जब इस पर प्रतिबंध लगाता है, छद्म नाम से अनेक संगठन बन जाते हैं। चाहे वो रामगढ़ के अंदर अभी हाल ही में एक संगठन का नाम उजागर हुआ है, चाहे एसडीपीआई का नाम उजागर हुआ है। ऐसे अनेक प्रकार के तंत्र खड़ा हो जाते हैं, छद्म नामधारी, और जिनके माध्यम से कट्टरपंथी ताकतें या कह सकते हैं कि समाज विभाजनकारी ताकतें वो सक्रिय हो रही है। और इसीलिए जब शासन कमज़ोर होगा, शासन का इकबाल कमज़ोर होगा, तो ऐसे अराजक तत्वों को बल मिलेगा। आपके माध्यम से निश्चित रूप से राज्य सरकार से हमने मांग किया है, विधानसभा में हमने एक प्रश्न भी लाया है कि आखिर यूपीए शासन आने के बाद भी इस प्रकार का क्यों हो रहा है कि सरकारी विद्यालयों का नाम बदल करके और उर्दू नाम के साथ संचालित हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन सत्ता में जो आज सरकार बैठी है, निश्चित रूप से वैसे तत्वों को लगता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकती हैं, और ऐसी जो विभाजनकारी ताकतें हैं उसकी सक्रियता बढ़ती है। एक आपके चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से राज्य पुलिस को हम आग्रह करना चाहेंगे, इसको सदन के अंदर भी हमने आपने ध्यान में होगा कि हमने जल थाना की मांग किया था, खास करके जो गंगा के अंदर जल थाना का, सरकार ने उसको सहमति भी दिया है और सरकार ने कहा कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है। चूँकि आप देश भर के अंदर जो सोना चोरी की घटना घटती है, देश भर के अंदर जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती है, उसका संचालन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से साहेबगंज जिला के सीमावर्ती क्षेत्र, पाकुड़ जिला का सीमावर्ती क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के मालदा जिला का कलियाचक, आपके माध्यम से घटना और बताते हैं कि विगत दिनों जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 8 वर्ष का जो शासन की उपलब्धियाँ थी, उन उपलब्धियों को लेकर के मैं घर घर संपर्क में करपत्रक वितरण कर रहा था। उस क्रम में एक दुकानदार के पास भी गया और आश्चर्य हुआ कि उस दुकानदार के यहाँ मोबाइल चोरी हुई और 36 घंटे में वो मोबाइल बांग्लादेश चला गया। आप सोच सकते हैं कि यह किस प्रकार से राज्य के अंदर, झारखंड के अंदर, यानी बांग्लादेश से संचालित जो गिरोह है वो इन क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों का संचालन करता है और उसका पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। कोई ना कोई तो हमारे यहाँ का भी होगा ना जो उन्हें प्रश्रय देता होगा, उनकी मदद करता होगा। वो चाहे वो राजनीतिक दल हो सकता है, कोई सामाजिक संगठन हो सकते हैं, उनके पीछे मंशा क्या रहती होगी इन लोगों की, ये क्यों मदद कर रहे हो? नहीं, वो तो सब पूरे स्पष्ट है।
ये तो हर पर रिपोर्ट में भी आ गया है कि जनसंख्या का असंतुलित करो जनसंख्या, और फिर उन क्षेत्रों में इस प्रकार के देश की विभाजनकारी गतिविधियों को बढ़ाओ और समाज के अंदर विभाजनकारी गतिविधियों को बढ़ाते हुए समाज के अंदर इस प्रकार का जो अराजक गतिविधियां है उसको संचालित कराओ, ताकि देश के बारे में जो नकारात्मक बातें हैं वो देश के बारे में नकारात्मक बातें हो। झारखंड, अंतिम सवाल है, झारखंड के अस्तित्व को, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को कितना बड़ा खतरा है इन अवैध घुसपैठियों से? जी, खतरा ही खतरा है। इसलिए मैंने कहा कि यह लड़ाई बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, यह लड़ाई किसी जाति धर्म मजहब को लेकर के नहीं है, यह झारखंड के अस्तित्व को लेकर के लड़ाई है। झारखंड के जो सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक गौरव है, इसको लेकर के लड़ाई है। हमारी जो विरासत है, हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है, उसके अस्तित्व की लड़ाई है। हमारा जल, जंगल, ज़मीन, जानवर, ये सब बांग्लादेश से संचालित जो पोषित तत्व है, इसके द्वारा उसका पलायन हो रहा है। और धीरे धीरे यहाँ की जनसंख्या आप जा कर के देखेंगे, उधवा दियारा का वातावरण, खास करके बढ़रवा प्रखंड का कुछ क्षेत्रों का वातावरण, राजमहल के दियारा क्षेत्रों का वातावरण, या इस प्रकार के जिन क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदली है, आपने गिरिडीह का बारे में उदाहरण दिया, जमुआ का उदाहरण दिया, तो ऐसे जहाँ भी डेमोग्राफी बदली है उसके पीछे यही मंशा है। जनजाति समाज की बहु बेटियों के, उनकी बेटियों के साथ शादी करना, सामान्य जीवन के साथ उनका ज़मीन कब्जा करना, वहाँ इस प्रकार के गौ तस्करी का उपयोग करना, सोना चोरी करके उसके माध्यम से बांग्लादेश देखना। अब तो स्थिति इतना खराब हो गई है कि अब आसपास के क्षेत्रों में भी घटना घट प्रारंभ हो गई है। अभी गिरिडीह की पुलिस जा करके राजमहल में गिरफ्तारी किया, यानी पहले वो राज्य से बाहर करते थे ये लोग, अब ये राज्य के अंदर कर रहे हैं। इसलिए यह एक कानून व्यवस्था के संकट के साथ साथ इस राज्य के अस्मिता पर भी ये चोट पहुंचा रहे हैं। इसलिए इसके खिलाफ राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को एक निर्णायक निर्णय लेते हुए एनआरसी अपडेशन की काम प्रक्रिया प्रारंभ हो। अगर एनआरसी पर अभी तक सरकारें तैयार नहीं होती है तो राज्य सरकार अपने हित में कम से कम साहेबगंज जिला और पाकुड़ जिला का 1951 की जनगणना और 1952 के मतदाता सूची के आधार पर इन घुसपैठियों को चिन्हित करते हुए इनको डिपोर्ट करने का काम करें। तो मुद्दा बेहद गंभीर है और एक अनुमान के मुताबिक मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था, साहेबगंज में 18% थे 1991 में जो अल्पसंख्यकों की जनसंख्या थी, आज वो करीब 35% हो गई है। इसी तरह साहेबगंज में भी 33% अल्पसंख्यकों की जनसंख्या हो गई है, वहाँ 8% का इजाफा हुआ है। हर किसी को दिख रहा है समस्या कहाँ है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो पॉलिटिकल वजहों से उससे कोई एड्रेस नहीं करना चाहता, उस पर कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन बाद में ये मर्ज लाइलाज हो जाए उससे पहले हमें इसका इलाज जरूर करना होगा। कैमरामैन नवल के साथ समाचार प्लस के लिए पंकज प्रसन्न।